चलिए, हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में बात करा था। डिफरेंशियल इंटीग्रल हमने जो करा था, डिफरेंशियल कैलकुलस, उसको हमने सीखा था। अब आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम सबसे पहले आज सीखेंगे, हमारा पहला टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा। अब ये मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है इसको समझ लेते हैं एक बार। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है इसका। देखिए, मान लीजिए मैं कहता हूं y इज अ फंक्शन ऑफ x। सपोज मैं मानता हूं y x का फंक्शन है, ठीक है। दैट इज y इक्वल्स fx, ठीक। और मैं इसका एक ग्राफ बनाता हूं। ठीक, जो ग्राफ में प्लॉट करता हूं वो ग्राफ कुछ ऐसी शेप का है। सपोज हमने ऐसी शेप ले ली, ठीक है। तो अब अगर आप इस पॉइंट ए को देखोगे और इस पॉइंट बी को देखोगे, ठीक, इस पॉइंट ए पर अगर आप नोटिस करो तो ये y अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है। इस पूरे ग्राफ में सबसे ज्यादा y की वैल्यू इसी पॉइंट ए पर है। और अगर आप पॉइंट बी पर गौर करो तो आप पाओगे कि y अपनी सबसे छोटी वैल्यू पर है, y मिनिमम पर है, ठीक। तो ये जो पॉइंट ए है ये इसका मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा और ये इसकी मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। अब अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान से देखो तो अगर इस लाइन को मैं आगे यूं बना दूं ऐसे पॉइंट ए पर, तो ये टेंजेंट बन गई बेसिकली। अगर आप नोटिस करो ए और बी पर ये टेंजेंट्स बन गई और ये बिल्कुल पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ। याद करो मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy अपॉन dx क्या होता था। अगर आप याद करो तो हम कहते थे जो dy अपॉन dx होता था वो स्लोप के बराबर होता था। और अगर आप a और b पर देखो, एट पॉइंट्स a एंड b स्लोप इज 0। स्लोप है ही नहीं, देखो लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, यहां पर भी टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, dy अपॉन dx इज 0, ठीक। तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल करके आता है मिनिमा के लिए और मैक्सिमा के लिए। एक तरफ मैं लिख रहा हूं मिनिमा और दूसरी तरफ लिख रहा हूं मैं मैक्सिमा, ठीक है। तो मिनिमा और मैक्सिमा के लिए एक कंडीशन तो ट्रू हो गई, वो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy अपॉन dx, इसकी वैल्यू 0 आएगी। यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू 0। ये हमने शो कर दिया। अब हम कैसे पहचाने कि भैया कब मैक्सिमा है कब मिनिमा है, तो दोनों की एक ही कंडीशन हो गई। तो मैं कैसे बताऊं कि मैक्सिमा कब है और मिनिमा कब है। तो अगर आप नोटिस करो इस पॉइंट ए से अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, जरा सा आगे, सपोज dx डिस्टेंस आगे, अगर मैं यहां से यहां तक मूव करूं, सिर्फ इतना, जस्ट बाय डिस्टेंस dx, ऐसे ही अगर मैं यहां से इस पॉइंट तक मूव करूं जस्ट बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx, तो अब इस पॉइंट पर अगर मैं स्लोप देखूं तो वो स्लोप ऐसे बनेगा, टेंजेंट बनाऊंगा ऐसे, और इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो वो ऐसे बन जाएगी, ठीक। नोटिस करो ये एंगल जो है नीचे जा रहा है, तो यहां पर ये जो थीटा है डिप्रेशन हो गया ना ये, तो थीटा इज नेगेटिव, ये जो स्लोप आ जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा। और यहां पर अगर आप नोटिस करो स्लोप इज पॉजिटिव। तो यहां पर स्लोप नेगेटिव और स्लोप पॉजिटिव। मैक्सिमा पर, मैक्सिमा से थोड़ा आगे जाओ तो हमेशा वैल्यू कम होगी, इससे बढ़ नहीं सकती। जब भी कोई चीज अपने मैक्सिमम पर हो तो उससे आगे वो नहीं। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू। तो आप उससे पहले भी उससे बड़ा नहीं हो सकते थे, उसके बाद भी उससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि वो सबसे बड़ी वैल्यू है। तो आप उससे कभी भी पीछे जाओगे या आगे जाओगे, हर केस में आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी स्लोप गिरेगा, नीचे आएगा, यानी नेगेटिव आएगा। और जब आप सबसे छोटी वैल्यू पर हो, यानी उससे छोटी वैल्यू कम हो ही नहीं सकती और, दैट इज कॉल्ड मिनिमम।
तो अब उससे आगे जाओगे तब भी वो बढ़ रही होगी, उससे पीछे जाओगे तब भी वो बढ़ रही होगी, तो आगे और पीछे स्लोप कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब मैं कह सकता हूं मिनिमा के लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यह है फर्दर डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन, मिनिमा के लिए ये हो जाता है पॉजिटिव, और मैक्सिमा के लिए ये नीचे जा रहा है, तो इसको हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बिकम्स नेगेटिव। तो ये डिफरेंशिएटिंग कंडीशन है, ये कहलाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दोबारा डिफरेंशिएट करना, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। दिस इज कॉल्ड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। दोबारा से उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना, जो dy अपॉन dx की वैल्यू आई होगी उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है। तो ये स्पेशल कंडीशंस बन जाती हैं हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। तो मैक्सिमा रेफर्स टू मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा रेफर्स टू मिनिमम वैल्यू। गॉट इट? समझ में आया मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, मैंने क्यों पढ़ाया, किस तरह के क्वेश्चंस में ये अप्लाई किया जा सकता है, या इसका एप्लीकेशन क्या है। अब हम उसको समझते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसी किसी जगहों पर पॉसिबल है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया मैक्सिमम मिनिमा का। तो देखते हैं अब इसका एप्लीकेशन, कि अगर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन बनाऊं तो वो किस तरह के क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड मेरे पास आ सकते हैं। पहले इसका सिंपल कंडीशन देखेंगे, सिंपल वो देखेंगे केसेस, उसके बाद देखेंगे थोड़े से एडवांस्ड क्वेश्चन, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है जी। तो पहले हम लोग देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। सिंपल सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आपको इस फंक्शन की y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये फंक्शन गिवन है, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है यहां पर, मुझे इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। तो पहले तो मुझे निकालना पड़ेगा dy। भाई अब मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या है, मुझे क्वेश्चन में गिवन है जो y है उसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो dy अपॉन dx आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दूं डिफरेंशिएशन यहां पर, यह आ जाएगा 2x प्लस 0 दैट इज 2x प्लस 2, सॉरी 0 नहीं आएगा 2, ठीक है ना, 2x प्लस 2, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो मिनिमम वैल्यू के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरे पास 2, अब ये देखो ये 0 होता है फॉर मिनिमा और मैक्सिमा, dy अपॉन dx शुड बी इक्वल टू 0, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, या 2x इक्वल्स टू -2, या x इक्वल्स -1। तो मैक्सिमम या मिनिमम दोनों के लिए पॉसिबल है, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो दोनों के लिए ट्रू थी, मैक्सिमा के लिए भी और मिनिमा के लिए भी, ठीक। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि x की वैल्यू अगर -1 रखूंगा तो हो सकता है मैक्सिमा भी हो सकता है मिनिमा भी हो, कौन सा होगा चेक कर लेते हैं, ठीक। मैं ये x की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं, लेट्स पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, ठीक है, या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स निकाल लो, एक ही बात है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक। तो 2x प्लस 2 था, इसका डिफरेंशिएशन करो कितना आ जाएगा 2, 2x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 2 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है ना, 2 प्लस 0 दैट इज 2। अब मुझे बताओ ये वैल्यू पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई, दिस इज ग्रेटर देन 0। अगर आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आता है तो ये कंडीशन किसकी होती है, मिनिमा के लिए। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो जब मैं x की वैल्यू -1 रखूंगा तब वो इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर y मिनिमम विल बी -1 का स्क्वायर, x की जगह -1 रख दूंगा, प्लस 2 इंटू -1, तो मेरे पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर इज 1, 2 इंटू -1 इज -2, दैट इज इक्वल टू -1। तो ये जो फंक्शन मेरे पास था
y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है -1। ठीक, ये तो था मैथमेटिकल क्वेश्चन इसका कि मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं या मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो ये तो हमने मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट सीखा। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में कैसे अप्लाई करूंगा, हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। फिजिक्स में इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, लेट अस चेक कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम देखते हैं अगला एक ये प्रॉब्लम, बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में कहा गया एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कैपिटल एम, उसको दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, तोड़ दिया। ठीक, और कुछ इस तरह से तोड़ा कि उनके बीच की जो फोर्स है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, ग्रेविटी जो होती है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। ग्रेविटी का फॉर्मूला आपको गिवन है G m1m2/r², ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू की फॉर्मूला गिवन है आपको। आपको ये बताना है कि ये जो m1 और m2 हैं ये किस तरह से होंगे, इनका रेशियो कैसा निकलना चाहिए इसके रिस्पेक्ट में कैपिटल एम की टर्म्स में, ताकि ये जो इनका जो टोटल जो फोर्स है वो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, उससे ज्यादा फोर्स हो ही नहीं सकती उस मास कैपिटल एम के दो टुकड़ों के बीच में। ऑलराइट, तो अब देखो, मान लो ये मेरे पास था एक मास कैपिटल एम, मैंने इसको तोड़ दिया, मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया। ठीक है जी, मैंने कहा ये है स्मॉल एम, तो ये बचा वाला हो जाएगा m माइनस स्मॉल एम। भाई टोटल मास कैपिटल एम था, मैंने उसमें से एक टुकड़ा लिया स्मॉल एम, तो दूसरा टुकड़ा हो गया m माइनस स्मॉल एम, तो मेरे लिए m1 की वैल्यू स्मॉल m हो गई, तो m2 जो है वो हो जाएगा m माइनस स्मॉल एम। ठीक, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F क्वेश्चन में गिवन है वो G m1 m2 अपॉन r² होती है। ठीक, तो मैं m1 और m2 की वैल्यू डाल दूं, दैट इज G m इंटू m माइनस स्मॉल m अपॉन r², तो फोर्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी G अपॉन r², m इंटू स्मॉल m माइनस m²। ये फोर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब फोर्स चेंज होगी किसकी वजह से, क्या बदल रहा हूं इस पूरे केस में, मैं इनके टुकड़ों का साइज चेंज कर रहा हूं, यानी इनका मास बदल रहा हूं, तो फोर्स चेंज हो रही है। तो फोर्स किसकी वजह से चेंज हो रही है, मास की वजह से। सो फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ मास, देखो यहां पर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ दिस मास एम। ठीक, जब भी कोई चीज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होती है तो उसमें आगे चेंज और बढ़ान पॉसिबल नहीं होती। तो जब फोर्स मैक्सिमम पर होगी तो मैं बोलूंगा व्हेन F इज इक्वल टू F मैक्सिमम, तब जो फोर्स का डिफरेंशिएशन है, चेंज इन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू मास, dF अपॉन dm, कितना होना चाहिए वो 0। कैसे पता मुझे ये बात होती है, क्योंकि मैंने मैक्सिमा पढ़ा है। मुझे पता है कि जब भी कोई क्वांटिटी अपनी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पर पहुंचती है तब उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो जाता है 0। तो ये हमने मैक्सिमा की प्रॉपर्टी अप्लाई करी। अब ये चीज मुझे कैलकुलेट करनी है, तो देखो, तो मैं लिखूंगा dF अपॉन dm। ठीक, तो उसको लिखेंगे d अपॉन dm, क्या जी, g अपॉन r² m इंटू m माइनस स्मॉल m इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देखो, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, तो लिखूंगा g अपॉन r²। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, d अपॉन dm ऑफ m इंटू स्मॉल m माइनस d अपॉन dm ऑफ m² इक्वल्स टू 0। हम रूल सीख चुके हैं ये वाले सारे। ठीक है जी, ये हमने रूल सीख लिए थे। ठीक, अब देखो ये कैपिटल M तो टोटल मास था इसका, ये तो कांस्टेंट है, टोटल मास थोड़ी चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, छोटा वाला मास ये, तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा G अपॉन r² m dm अपॉन dm, और m² का डिफरेंशिएशन होता है 2m इक्वल्स टू 0, ये dm अपॉन dm 1 हो गया, यानी मेरे पास आया G अपॉन r² m
-2m इक्वल्स टू 0। ठीक, तो मैं कह सकता हूं ये तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब m-2m शुड बी इक्वल टू 0, या मैं कह सकता हूं m इज इक्वल टू 2m और स्मॉल m इज इक्वल टू m अपॉन 2। अब देखो स्मॉल m अपॉन 2 आ गया, यानी m1 की वैल्यू आ गई कैपिटल M अपॉन 2। जो m1 है उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई कैपिटल M अपॉन 2। तो ये जो m2 हो जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस कैपिटल M अपॉन 2, ये भी कितना हो जाएगा m अपॉन 2। इसका मतलब क्या आया, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन 2। तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि अगर दो मासेस के टुकड़ों, एक मास के दो टुकड़े बनाए और मुझे उनके बीच में फोर्स मैक्सिमम रखनी है, तो वो जो टुकड़ा है वो दो बराबर के हिस्सों में टूट जाना चाहिए, आधा आधा हो जाना चाहिए। ये बात प्रैक्टिकली भी ट्रू है। देखो कैसे, ये तो समझ में आ गया, ये तो हमने मैथमेटिक्स इसके ऊपर लगाई, जो हमने मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट सीखा। ये ट्रू कैसे, मान लो मैंने कहा मेरे पास 6 kg का मास है, लेट कैपिटल M इक्वल्स टू 6 kg। अब मैं इसे फैक्टर्स में तोड़ता हूं, लेट्स टॉक अबाउट फैक्टर्स। इस 6 को टुकड़े करो, तो मैं सिंपल वाले भी डेसिमल फैक्टर्स नहीं ले रहा, मैं होल नंबर फैक्टर्स ले रहा हूं। तो मैं 6 के फैक्टर्स बना सकता हूं, 6 इंटू 1, या 6 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2, या 6 को मैं सॉरी 5 प्लस 1, तोड़ देता हूं, फैक्टर्स नहीं, इस तरह से बना रहा हूं, टुकड़े बना रहा हूं इसके, तो मैं होल नंबर टुकड़े बना रहा हूं इसके, 4 प्लस 2 या 3 प्लस 3, ये टुकड़े मैंने बना दिए। ठीक है, 1 किलो 5 किलो, एक टुकड़ा 1 किलो का, दूसरा 5 किलो का हो जाएगा, एक 4 किलो का तो दूसरा 2 किलो का हो जाएगा, और एक 3 किलो तो दूसरा 3 किलो। ठीक है, तो ये मेरे पास है m1 और ये मेरे पास है m2। अब जरा इनका प्रोडक्ट निकालो, m1 इंटू m2 कैलकुलेट करो। यहां पर m1 इंटू m2, 5 इंटू 1 5, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9। देखो जरा m1 इंटू m2 मैक्सिमम कब आया, जब मैंने जो फैक्टर्स लिए थे, जो टुकड़े बनाए थे उसके, वो दोनों के दोनों बराबर थे, 3 और 3। तो देखो खुद भी देखो, यहां पर प्रोडक्ट मैक्सिमम आया, और इसमें प्रोडक्ट ही तो यूज होता है m1 इंटू m2। तो जब ये मैक्सिमम होगा, फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये एक्चुअली में लॉजिकली भी ट्रू है ये बात। ठीक, तो हमने प्रूव कर दिया कि किन्हीं भी दो मासेस के बीच में जो फोर्स होगी वो मैक्सिमम तब होगी जब एक मास के वो जो दोनों टुकड़े हैं वो दोनों सेम साइज के होंगे। इसी तरह का सेम क्वेश्चन आप क्लास 12th में करेंगे चार्ज के साथ, तब वहां चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज की जाएगी। सेम यही कॉन्सेप्ट, एग्जैक्ट यही कॉन्सेप्ट वहां भी अप्लाई होगा उस क्वेश्चन में। तो ये मैक्सिमा मिनिमा मैंने इसीलिए पढ़ाया, अदरवाइज समझ नहीं आता कि भैया ये फॉर्मूला कहां से आया। क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन में ये दिखेगा df अपॉन dm इक्वल टू 0, फिर आप होगी यार ये कैसे इन्होंने प्रूव कर दिया df अपॉन dm इक्वल टू 0। कॉन्सेप्ट इज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक, इसीलिए मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट यहां पर पढ़ाया, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया था, और ये डिफरेंशिएशन का ही इस्तेमाल करके अप्लाई किया जाता है ये कॉन्सेप्ट मैक्सिमा और मिनिमा का। गॉट इट? तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो हम लोगों ने अब यहां पर यूज किया। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आप लोगों को, ये आप लोग को मैं यहाँ पर वीडियो में क्वेश्चंस सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। ठीक है, आप या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब आप वीडियो रिप्ले देखेंगे तो वहां पर फ्रीज कर दीजिएगा स्क्रीन को, तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। ठीक, और फिर आप इसको कर पाएंगे, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे और फिर कल हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यह है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आप लोगों ने ट्राई करना है, ये इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो हमने अब तक पढ़े हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों को ट्राई करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या फिर आप वीडियो को जब रिप्ले में देखेंगे, जब लेक्चर अपलोड हो जाएगा आज ही, तो आप उसके बाद इसको चेक कर सकते हैं। आप वीडियो को फ्रीज कर दीजिएगा, वहां पर स्टॉप कर दीजिएगा, पॉज कर दीजिएगा, तो ये आपके सामने स्क्रीन पर बना रहेगा, आप इसे सॉल्व कर लेंगे।
फिर हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे। गॉट इट? तो ये 3 क्वेश्चंस थे आपके ट्राई करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो कि है इंटीग्रेशन। मैंने आपको बताया था कैलकुलस 2 है, एक डिफरेंशिएशन जो बड़ी वैल्यू से छोटी का आंसर निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। इंटीग्रेशन बिल्कुल इसका उल्टा है। अगर मुझे छोटी वैल्यू पता है और बड़ी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तब मैं उसके लिए इस्तेमाल करूंगा इंटीग्रेशन का। ठीक है? तो इंटीग्रेशन क्या है? ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो हमें बताती है कि हम सम, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज का सम कैसे निकालें, जहां पर हमारे लिए नंबर काउंटिंग बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। मान लो आपको किसी फोर्स ड्यू टू वेरियस मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस निकालना, तो गैस के मॉलिक्यूल काउंट थोड़ी कर पाओगे तुम कि वो कितना प्रेशर अप्लाई करें। तो वी यूज जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट, जहां पर हम उन सबके कंबाइंड इफेक्ट मान लेते हैं। तो वो बेसिकली इंटीग्रेशन का ही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है? तो ये बहुत सारी जगहों पर हम इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन को। इसके लिए ये ऐसा सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला सिंबल। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। मैथमेटिक्स में जब भी आप ये सिंबल देखो तो इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रल का सिंबल माना जाता है और ये हम लोग यूज करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है जी? तो बेसिकली होता क्या है इसका मतलब, इंटीग्रेशन ऑपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है डिफरेंशिएशन का। कैसे हम ये बात प्रूव कर सकते हैं? देखो, अब मैंने कहा ये उल्टा है, तो अगर मैं लिखूं, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। y क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसका डिफरेंशिएशन निकालो, dy अपॉन dx। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0, दैट इज 2x। ठीक है? अगर मैं y इक्वल्स एक्स स्क्वायर लिखूं, तो dy अपॉन dx निकालो, तो भी इसका आंसर आ जाएगा 2x। ठीक है जी? तो अब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, तो मैं लिख सकता हूं dy इज इक्वल टू 2x इंटू dx। तो y की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ dy, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, और इसका आंसर x स्क्वायर आएगा। ये मतलब है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का मतलब होता है, हम ये फॉर्मूला भी शो करेंगे, एक्चुअली में यही आता है, एक्स स्क्वायर ही आ जाता है। डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा होता है इंटीग्रेशन। ठीक है? तो अब यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने, मैंने उसे सॉल्व किया, मेरे पास एक्स स्क्वायर वापस आ गया, तो मैंने ये तो दिखा दिया कि ये ट्रू है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। अगर मान लो मैं ये वाला फॉर्मूला लेता, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, और अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करो, तो मैं लिखूंगा dy इज इक्वल टू 2x, या इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, जो कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मेरे पास वापस एक्स स्क्वायर प्लस 4 नहीं आया, मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 वापस नहीं आया, मेरे पास आंसर में आया केवल एक्स स्क्वायर। जबकि मैंने डिफरेंशिएशन किसका किया था? एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें क्या किया जाता है? इसमें हम यहां पर सॉल्व करते हुए एक कांस्टेंट लगा लेते हैं। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहां पर भी एक्स स्क्वायर प्लस सी आएगा। ठीक है? इस तरह के इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो हमारे पास दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं। एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें ये कांस्टेंट लिखा जाता है। एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल। दोनों में फर्क क्या है मैं बताता हूं। फर्क क्या है, अगर मैं कभी भी मैं लिखता हूं सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx ये है इनडेफिनेट। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे हम इसके, सिर्फ बेसिक बता रहा हूं क्या फर्क है। और अगर मैं लिख रहा हूं y टू dx फ्रॉम a टू b, ये कहलाता है डेफिनेट। फर्क क्या है नोटिस करो। इसमें मुझे नहीं पता कि ये वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, रेंज क्या है इसकी मुझे नहीं पता। जबकि मुझे यहां पर पता है कि मेरे पास ये वैल्यू a से b के बीच में चेंज होगी, यानी ये इसकी बन जाती है लोअर लिमिट और ये बन जाती है अपर लिमिट। ठीक? तो इसको बोलते हैं, जिसमें हमें नहीं पता होता उसे बोलते हैं इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में साथ में सी ऐड किया जाता है। ये जो सी है इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू अलग से निकाली जाती है। मैं सिखाऊंगा जब आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बता दूंगा, तब हम इसको करना भी सीखेंगे कैसे यूज किया जाता है इंटीग्रेशन। ठीक है?
तो ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, ज्यादा कुछ डीप में नहीं करना है। ये आपको डेप्थ में तो आपको क्लास 12 में आपके जो मैथ्स के टीचर हैं वो बहुत डिटेल में कराएंगे इंटीग्रेशन, जिनके पास मैथ्स है वो बच्चे इंटीग्रेशन को बहुत डेप्थ में करेंगे। लेकिन हमें सिर्फ फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन आना चाहिए। ये तो फिर भी मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से स्टार्ट कर सकता था। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया तो होना चाहिए कि भैया हम इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि आप लोग 12th में पढ़ोगे जाकर के। इवन मैथ्स वाले बच्चे भी इसको 12th में सीखेंगे, 12th के सिलेबस में है। ऑलराइट, तो इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो अपना डिफरेंशिएशन होता है ना, बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो अब मैं इसके आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज या बेसिक कुछ इसके जो रूल्स हैं वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके कुछ फॉर्मूलाज सीखेंगे। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला शीट भेज दी थी, सबके पास पहुंच गई होगी आई थिंक। वो मैंने आपको व्हाट्सएप पर सबको फॉर्मूला शीट का पीडीएफ भेज दिया था, जिसमें आपके इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और दुनिया जहान के फॉर्मूला सारे के सारे, लॉग वगैरह सबके, लॉग अभी हमने किया नहीं है, वो फिर किसी दिन हम जो मैथ्स की क्लास जब हम यूज करेंगे तब मैं उसके भी फॉर्मूला आपको सिखाऊंगा। लॉगरिथम क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सब सिखाऊंगा उसके रूल्स के साथ। ठीक है, अब इसके कुछ बेसिक रूल सीखते हैं। रूल्स कुछ नहीं है, बेसिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट है वही जैसे डिफरेंशिएशन का था। अगर मान लो मेरे पास कोई कांस्टेंट है, ठीक है, देखो मान लो मेरे पास सपोज y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक, और अगर मान लो मुझे गिवन है a इंटू y या f ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन, तो ये a इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और इस फंक्शन ऑफ x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। यानी जो भी आपके पास कांस्टेंट होता है उसको हम इंटीग्रेट नहीं करते, उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेते हैं। कैसा कांस्टेंट हो सकता है? अब वो कांस्टेंट किसी भी तरह का हो सकता है, वो मैं रूल्स के साथ आपको जब मैं फॉर्मूला सिखाऊंगा तब मैं ये बताऊंगा। ठीक, उसके बाद अगर आपके पास दो फंक्शंस का सम है और आप उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन और उन इंटीग्रेशन का सम कर लेते हैं। ऐसे डिफरेंस कर रहे हैं तो डिफरेंस, अलग अलग इंटीग्रेशन और उनके बीच में माइनस साइन, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था, याद है ना, सम रूल डिफरेंस रूल, बिल्कुल सेम उसी तरह से। ठीक है, कांस्टेंट वाला सम एग्जैक्टली सेम वही चीज है। अब हम इसके कुछ फॉर्मूला सीखते हैं, क्योंकि आपको ऐसे क्लियर नहीं होगा ये टॉपिक, आपको समझ में ही तब आएगा जब मैं इसके कुछ आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा कि भाई मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, तो अब इसके बेसिक हम फॉर्मूला सीखते हैं, उससे आपको ज्यादा अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। ठीक है, यहां पे मैं कांस्टेंट बार बार नहीं लिख रहा हूं, अदरवाइज तो x प्लस कांस्टेंट होता है, क्योंकि इनडेफिनेट है इंटीग्रल। ठीक, डेफिनेट इनडेफिनेट को अलग से मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा एग्जांपल्स में कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूलाज हमें याद रखने, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। फिर अगर मान लो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ अ कांस्टेंट a इनटू dx है, यहां पर a इज अ कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा a इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज ax। ध्यान क्या रखना है यहां पर, ये जो a मेरे पास है ये एक कांस्टेंट होना चाहिए, तो वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के हमेशा बाहर आ जाता है, ये रूल है। ये रूल्स ही याद रखना है, इनकी ये आइडेंटिटीज हैं बेसिकली। मैं इनके प्रूफ्स नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये मैथ्स के टीचर आपको क्लास 12th में और डेप्थ में करा देंगे, मेरे को सिर्फ उतना सिखाना है जितना हम लोगों को ये यूज करना है। इसके बाद अगला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। अब देखो x की पावर n dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूलाज है, फर्स्ट और थर्ड और सेकंड भी। ये वो फॉर्मूलाज हैं जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। पहले मैं अभी ये तीन ही फॉर्मूलाज बता रहा हूं, और इन तीन के ऊपर ही मैं आपको एक कोई क्वेश्चन करके दिखाता हूं। अब इसी पैटर्न पर मैं एक फॉर्मूला और भी बना सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू एक्स की पावर n dx। अब a कांस्टेंट है यहां पर फिर से, तो a इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा x की पावर n dx, तो ये मेरे पास आ जाएगा a इंटू एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, ये जो चार फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए, अब देखते हैं इन चार फॉर्मूलाज को हम यूज कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एग्जांपल्स। हम इनको कुछ एग्जांपल्स की मदद से सीखते जाते हैं कि ये किस तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे इनको। ठीक है जी, तो ये चार फॉर्मूला सबने देख लिए बोर्ड पर, अच्छे से दिमाग में बैठा लिए। अब इनके ऊपर, इन चारों फॉर्मूलाज के ऊपर एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग।
पहला एग्जांपल है, सपोज जो आपके पास है, सपोज हमें गिवन है, यू हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 dx। इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको। यू जस्ट हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 dx। तो देखो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अब x की पावर 3 dx, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है मुझे? मुझे दिख रहा है फॉर्मूला x की पावर n dx का, जहां पर n की वैल्यू कितनी है मेरे लिए? n की वैल्यू है 3। तो मैं लिखूंगा, इसका आंसर होगा, तो लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 dx इक्वल्स x की पावर 3 plus 1 upon 3 plus 1, that is x की पावर 4 upon 4। Got it? क्या वैल्यू आ गई मेरे पास? x की पावर 4 upon 4। इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x plus 3, इंटीग्रेशन ऑफ 4x plus 3 into dx। तो देखो इसको अब मैं एक्सपैंड कर लेता हूं। पहले मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन of 4x into dx plus integration of 3 into dx। ठीक, यहां पर x की पावर कितनी है? 1। ठीक, अब देखो 4 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो मैं लिखूंगा 4 x की पावर 1 dx। 3 भी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। ठीक, अब लगाते हैं फॉर्मूला। यहां x की पावर 1 है तो मेरे पास आ जाएगा 4 x की पावर 1 plus 1 अपॉन 1 plus 1 प्लस 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ dx इज x। तो मेरे पास आ गया 4 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x। इस 2 से 1 गया 2, तो मेरा आंसर आया 2x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक, अब देखो मैं इसी चीज से हम वापस निकाल सकते हैं कि इसका जो डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आंसर आ जाएगा आपके पास। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे इस एक्सप्रेशन को, तो आपके पास वापस ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। करके देखो, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x, 3x का डिफरेंशिएशन 3। देखो आंसर कितना आ गया? 4x प्लस 3। गॉट इट? तो ये डिफरेंशिएशन का बिल्कुल उल्टा ही होता है, एग्जैक्टली उल्टा है ये डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन इज द ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, एक क्वेश्चन हमने ये किया। अब देखो यहां पर हमें लिमिट नहीं पता, तो ये सब इनडेफिनेट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, अगर मुझे लिमिट्स गिवन हो, सपोज किसी क्वेश्चन में, मान लो यही वाला क्वेश्चन है 4x प्लस 3। ठीक है, इसमें अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हो, तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? मान लो आपसे कहा गया इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 तक 4x प्लस 3 dx, ये कहा गया। तो अब आप ध्यान से देखो, यहां पर क्वेश्चन पीछे की तरह ही है, लेकिन एक ये नंबर चेंज है यहां लिखा हुआ और ये लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे a और b कुछ लिखा हो, तो नीचे जो लिखा होता है उसे बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर जो लिखा होता है उसे बोलते हैं अपर लिमिट। अब अप्लाई कैसे होता है वो देख लीजिए। तरीका वही होगा बिल्कुल, इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx। बस फर्क क्या है? 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, बिल्कुल प्रीवियस की तरह है, सेम। बस क्या लगा दिया मैंने? लिमिट्स लगा दी। 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 1 to 2। फिर 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम 1 to 2। अब ये स्टेप ध्यान से सीखना, फॉर्मूला लग जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, 1 से 2 तक, ऐसे लिख देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, नीचे 1 ऊपर 2, फिर 3 इंटीग्रेशन आ जाएगा x, नीचे 1 ऊपर 2। अब इसके बाद जो हम करेंगे वो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये टेक्निक होती है, याद रखनी है आपको, डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ मेमोराइज कर लेना है क्योंकि अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सिर्फ ये जो आपके पास, इससे मैंने इसको 2 बना दिया, तो देखो मेरे पास आया 2। ये जो x, जहां जहां x लिखा होगा वेरिएबल जो है, उसकी जगह आप ये नंबर्स लिख दोगे माइनस लगा करके। तो पहले x की जगह लिखूंगा 2, तो बन जाएगा 2 स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट क्या है? 1 का स्क्वायर। इस तरह से वैल्यू रखी जाती है। जो वेरिएबल होता है उसको आप इन लिमिट से रिप्लेस कर देते हो, पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के, फिर रिप्लेस कर दोगे लोअर लिमिट से, बाकी सब ऐसी का ऐसी बना रहेगा। प्लस
3 x की जगह लिखूंगा अपर लिमिट 2 माइनस लगा के लोअर लिमिट 1। गॉट इट? तो देखो अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और ये आ गया प्लस 3 2 माइनस 1 होता है 1 4 माइनस 1 कितना होता है 3 3 इंटू 2 इज 6 6 प्लस 3 इज आंसर विल बी 9। तो मेरा आंसर आ जाएगा 9 यानी इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में इज इक्वल टू 9। तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पता है क्योंकि मुझे इसकी लिमिट्स पता थी। ठीक है, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, जहां पर हमें लिमिट्स लगाने के लिए वैल्यू पता हो। ये ध्यान रखना है, इसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन है, ये आप लोग साथ साथ सॉल्व करेंगे, सब लोग बच्चों साथ में ट्राई करना। ठीक है, क्वेश्चन देखो कैसे करोगे। एक क्वेश्चन मान लो आपको गिवन है, क्वेश्चन है कुछ ऐसे गिवन, आपको इवैल्यूएट करना है। ठीक, किसको इवैल्यूएट करना है भैया? आपको गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स फ्रॉम 1 to 4। जरा करके बताओ, इवैल्यूएट करो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। सपोज अंडर रूट एक्स डी एक्स फ्रॉम 1 to 4, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। तो बेसिकली मेरे लिए है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर हाफ इंटू डी एक्स फ्रॉम 1 to 4। अब x की पावर n dx वाला फॉर्मूला लगता दिख रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, नीचे 1 ऊपर 4। तरीका यही होता है लिखने का इसको। अब हाफ प्लस 1 होती है x की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 फ्रॉम 1 to 4, तो ये 2/3 बन जाएगा। तो 2/3 मैं बाहर लिख लेता हूं। फिर अब मैं x की जगह लिखूंगा 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। ये तो हो गया। अब वही सर इसको कैसे सॉल्व करें, मैं बताता हूं, देखो कैसे। 4 की पावर 3/2 इसका मतलब होता है 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर हाफ। पावर डिवाइड कर दी मैंने, 3/2 को 3 इंटू 1/2 लिख दिया। तो 4 की पावर 3 यानी 4 का क्यूब और 4 की पावर हाफ यानी 4 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। समझ में आया कैसे सॉल्व किया? और 1 की कोई भी पावर ले लो आप, 1 की कोई भी पावर क्या हो जाएगी आपके पास हमेशा। ठीक है, 1 की कोई भी पावर क्या हो जाएगी, सॉरी ये 4 की पावर 3 उसकी पावर हाफ, सॉरी वो गलत कर दिया था, है ना। पावर इस तरह से होगी ना, a इंटू बी वाले पावर ऑफ एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो बन जाएगा 4 की पावर 3 उसकी पावर हाफ। तो 4 की पावर 3, तो देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 उसकी पावर हाफ, तो 64 हो गया। 64 की पावर हाफ स्क्वायर रूट इज 8। 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 8। ठीक, 1 की तो कोई भी पावर निकाल लो, आंसर इज ऑलवेज 1। तो मेरे पास आ गया 2/3 8 माइनस 1। 8 माइनस 1 कितना होता है भैया 7। तो 2/3 इंटू 7 दैट इज 14/3 इज माई आंसर। चेक करो, आपका आंसर अगर 14/3 आया, इसका मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये हमने अभी जो क्वेश्चंस किए, ये हमने किए बेसिक से फॉर्मूला के ऊपर। ये मैंने आपको अप्लाई करना सिखा दिया, किस तरह से आप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कुछ फॉर्मूलाज और हैं जो आपके काम आएंगे। एक फॉर्मूला और है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, वो होता है नेचुरल लॉग ऑफ x, लॉग ई एक्स। बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत जगह इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ऐसे ही अगर आपको याद हो, हमने डिफरेंशिएशन किया था, साइन का डिफरेंशिएशन होता था कॉस, तो अगर मैं कॉस का इंटीग्रेशन करूं कॉस एक्स ऑफ dx, तो वो साइन एक्स होता है। ऐसे ही कॉस का होता था माइनस साइन, ठीक, तो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस। जैसे साइन का कॉस होता था, तो कॉस का साइन हो जाएगा।
साइन का और कॉस का माइनस साइन होता था डिफरेंशिएशन, तो साइन का माइनस कॉस इंटीग्रेशन हो जाएगा, उल्टा है बिल्कुल। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जब मैं आपको इसकी शीट भेजूंगा तो ये, ठीक, तो हम इसको और अच्छे से कर पाएंगे, विल बी एबल टू सॉल्व इट इवन बेटर। मैं आपको इसकी वर्कशीट भेजूंगा ताकि आप लोग इसको अच्छे से कर पाओ। ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम फिर अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि जो इंटीग्रेशन है, एक तो हमने मेथड सीखे, फॉर्मूला आपको फॉर्मूला शीट में दे रखे हैं, और बाकी जब हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से इंटीग्रेशन हमारा कवर अप हो जाएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम ज्यादा टाइम मैथ्स में नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि हमें आगे भी अभी टॉपिक्स करने, यूनिट बीच में रोक रखी है इसकी वजह से हम लोगों ने। ठीक है ना, तो अब इंटीग्रेशन का एक लास्ट में आपको काम की चीज बता रहा हूं कि इंटीग्रेशन कुछ ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस में कैसे यूज होता है। अगर आपके पास y वर्सेस x का कोई ग्राफ है, ये इसका लास्ट में एप्लीकेशन बता रहा हूं, ये ग्राफ मान लो कुछ ऐसा आपको गिवन है। ठीक है, आपको इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना है, ये x1 से लेकर के x2, इस ग्राफ के नीचे कितना एरिया है आपको वो निकालना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा मान सकता हूं। मान लो मैंने ये एक छोटा सा पीस ले लिया, ये, ठीक है भैया, मैंने ये इतनी पास पास ली x की, ये वैल्यूज जो है ये, इसको मैंने कहा ये है dx, दिस इज इक्वल टू dx, ये जो छोटी सी वैल्यू है दिस इज इक्वल टू dx। और ये दोनों पॉइंट्स इतना पास पास थे कि इस पर y की वैल्यू सेम है, एक ही है y की वैल्यू फिक्स है, और ये छोटा सा जो चौड़ाई है ये है dx, यानी लंबाई y हो गई और चौड़ाई dx हो गई, और लगभग लगभग ये एक रेक्टेंगल जैसा है। तो अगर मैं तुमसे कहूं ये जो मैंने पट्टी सी बनाई है, स्ट्रिप बनाई है रेड वाली, इसका एरिया निकालो, तो ये जो एरिया ऑफ स्ट्रिप आएगा, डी ए नाम देता हूं उसको मैं, वो आ जाएगा y इंटू dx। ये लंबाई कितनी है y, चौड़ाई कितनी है dx, रेक्टेंगल की जो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, y इंटू dx। अगर मुझे ये पूरा एरिया निकालना है तो मैं एक पट्टी यहां बना सकता हूं, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ढेर सारी ऐसे दुनिया जहान की मैं यहां पर पट्टियां बना रहा हूं। Got it? क्या करूंगा, सबको जोड़ दूंगा। मैथ्स में ये जोड़ने की प्रोसेस को मैंने क्या बोला, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट करना, मिलाना, इंटीग्रेशन। ठीक, तो मैं क्या कर दूंगा इसको, इंटीग्रेट। तो अगर मुझे निकालना है एरिया ए, एरिया अंडर ग्राफ ए, वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। कहां से कहां तक मैं कर रहा हूं, x1 से x2 के बीच में, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ y dx बिटवीन x1 एंड x2। तो जब भी हमें y वर्सेस x के ग्राफ का एरिया निकालना हो तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। और अगर लाइन का स्लोप निकालना हो तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो ये पॉइंट याद रखना है, जब भी आपको एरिया ऑफ ग्राफ निकालना हो, कोई क्वांटिटी आती हो जो एरिया से आती है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे इंटीग्रेशन। और अगर मुझे स्लोप ऑफ लाइन निकालना हो उसके लिए हम करेंगे डिफरेंशिएशन। ये बहुत काम की बात है। कैसे, अगर मुझे मान लो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ गिवन है, y एक्सिस पर फोर्स गिवन है, x एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट गिवन है या डिस्टेंस गिवन है। अगर आपको याद हो थोड़ी बहुत क्लास 9th की मैकेनिक्स, तो वर्क का फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी y इंटू एक्स वाला फॉर्मूला। तो जब भी प्रोडक्ट, एरिया कैसे आता था, लेंथ इनटू ब्रेथ, y इंटू एक्स से तो आता है एरिया। तो जब भी मुझे फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ गिवन हो और वर्क निकालने को कहा जाए, टेढ़ा तिरछा सा ग्राफ हो, क्या करूंगा, इंटीग्रेशन, फोर्स की इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर दूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मेरे पास वर्क आ जाएगा। ठीक, मान लो आपको गिवन है सपोज फोर्स वर्सेस एक्सेलरेशन का ग्राफ, या फोर्स वर्सेस एक्सेलरेशन का ग्राफ गिवन है, आपको कहा जाए मास निकालो, y एक्सिस पर फोर्स है, x एक्सिस पर एक्सेलरेशन है, तो अगर उस लाइन का तुम स्लोप निकाल लो
तो वो y अपॉन x के बराबर होगा डिफरेंशिएशन। वो क्या होगा, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन विल गिव यू द मास ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से बहुत सारे मैथमेटिकली इसको फिजिक्स में बहुत इस जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही कारण है मैंने आपको ये जो कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है ये सिखाया है। अब मुझे पता है आपको ये जो इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा दिमाग में बैठाने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये थोड़ा अलग और ये ज्यादा वास्ट बन जाता है एज कंपेयर टू डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बिल्कुल सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करा, छुट्टी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। इसमें भी ऐसा ही है, लेकिन इसका जो बेस कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा दिक्कत वाला हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी स्ट्रिप्स और ये सब हमने कभी आज तक किया नहीं। हम लोगों को जो आते थे सीधे सीधे ग्राफ्स, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स करने ज्यादा आसान लगते थे। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट। और जैसे जैसे हम इसको यूज करते जाएंगे, मैं जहां जहां इसका इस्तेमाल करवाता जाऊंगा, वैसे वैसे आपको मजा आने लग जाएगा। एक्चुअली में ये जो हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाता है जब आप इसको तब यूज करो जब हमने इसको फ्रेशली किया। इसलिए घबराने की बात बिल्कुल नहीं है।